एक जमाना था जब लोग ज़ॉम्बी से डरा करते थे, पर इस मूवी सीरीज के आने के बाद अब तो दुनिया भर के लोग ज़ॉम्बीज को हेडशॉट देने का सपना देख रहे हैं। रेजिडेंट इविल सीरीज दुनिया भर में अपने एक्शन और वॉयलेंस के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है और भले ही कुछ लोग कहें ये मूवीज बेकार हैं, पर हम भी जानते हैं कि उन्होंने कभी न कभी हमारी ही तरह इस ज़ॉम्बी रैम्पेज को एंजॉय जरूर किया होगा। अरे भैया, ऐसे ही नहीं, इसने दुनिया भर में $1.2 बिलियन का बिजनेस किया है और पिछले कम्युनिटी टैब के पोल में वोट करके और हमें बार बार इस वीडियो के टॉपिक को सजेस्ट करके आप सब ने इस बात को साबित कर ही दिया है कि आप लोग इस सीरीज के कितने बड़े फैन हैं। थैंक यू आप सभी का इस वीडियो टॉपिक को हमें सजेस्ट करने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमारी और आप सबकी खातिर जानते हैं रेजिडेंट इविल मूवी सीरीज के 15 अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, वो भी बहुत ही भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, जहां पर हम जानेंगे कि क्या थी मैट की अल्टरनेट एंडिंग्स, मीला जोवोविच से पहले एलिस के रोल के लिए किस मार्वल एक्ट्रेस को कास्ट किया जा रहा था, ज़ॉम्बीज के लिए कौन से प्रोफेशनल आर्टिस्ट को हायर किया गया था, कौन कौन सी चीजें गेम से मूवीज में लाई गई हैं और मूवीज से गेम में लाई गई हैं, और एलिस हमें रेजिडेंट इविल की गेम्स में क्यों नहीं दिखती। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रेजिडेंट इविल मूवी सीरीज बेस्ड है इसी नाम की वीडियो गेम सीरीज पर, जिसका पहला पार्ट 1996 में रिलीज किया गया था, जिसे जापानीज वीडियो गेम कंपनी कैपकॉम ने डेवलप किया था और इसके अलग अलग पार्ट, स्पिन ऑफ्स और रीमेक्स को मिलाकर अब तक रेजिडेंट इविल के 26 गेम्स को रिलीज किया जा चुका है। और इसकी अगली गेम जो कि है रेजिडेंट इविल विलेज, पीसी के साथ नेक्स्ट जेन कंसोल के ऊपर 2021 में रिलीज की जाएगी। तो मूवीज गेम्स पर आधारित थीं, पर ये गेम्स किस पर आधारित थीं? वेल, ये गेम सीरीज बेस्ड थी जॉर्ज रोमेरो के मूवीज के ऊपर, जहां पर चच्चा को भूतिया और ज़ॉम्बी मूवीज बनाने का बहुत शौक था। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से रेजिडेंट इविल पर जॉर्ज रोमेरो ने भी अपनी स्क्रिप्ट लिखी थी, पर स्टूडियो ने उनके स्क्रिप्ट पर काम नहीं किया और बाद में स्टूडियो ने हायर किया पॉल W.S. एंडरसन को, जिन्होंने इस मूवी सीरीज को लिखा भी और इसकी पहली, चौथी, पांचवी, छठवीं मूवी को डायरेक्ट भी किया। अब चलिए बात करते हैं कास्टिंग के बारे में। अगर इस सीरीज में कोई सबसे ज्यादा काम करने के लिए बेचैन था तो वो थी मिशेल रॉड्रिगेज, जो इस सीरीज में रेन ओकैम्पो का रोल प्ले करती हैं। मूवी के आने से पहले वो इस गेम सीरीज की बहुत बड़ी फैन थी और उन्होंने अपने एजेंट को कहा था कि कोई भी अगर इस पर मूवी बनाए तो वो उनका नाम पहले दें, और इसी वजह से उन्हें अपना रोल इस मूवी में मिल ही गया। दूसरी ओर इस सीरीज की लीड यानी एलिस के रोल के लिए सारा मिशेल गैलर और MCU में पेपर पॉट्स का रोल निभाने वाली ग्वेनेथ पाल्ट्रो को भी इस रोल को ऑफर किया गया था, पर इन दोनों ने इस रोल को रिफ्यूज कर दिया। फाइनली इस रोल को प्ले किया मीला जोवोविच ने। वेल, जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पॉल W.S. एंडरसन की शादी नहीं हो पाती। जी हाँ, पॉल W.S. एंडरसन और मीला जोवोविच हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों रेजिडेंट इविल 1 के दौरान ही मिले थे। वहीं पर जिल वैलेंटाइन का रोल प्ले करने के लिए जेनिफर लव हेविट, क्रिस्टन डंस्ट और नताशा हेंस्ट्रिच को भी इस रोल को ऑफर किया गया था, पर इन सब ने इस रोल को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेनली उन्हें एक तो इस सीरीज की वॉयलेंस पसंद नहीं आई, ऊपर से उन्हें जिल वैलेंटाइन के कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए थे, जो काफी ज्यादा वीडियो गेम एक्यूरेट था। वहीं पर दूसरी मूवी में LJ का रोल माइक कैप से पहले फेमस अमेरिकन रैपर स्नूप डॉग प्ले करने वाले थे, पर मूवी के आने तक उन्होंने इस रोल को ही छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है, जब मूवी या मूवी सीरीज किसी पर बेस्ड होती है तो उस पर कास्ट और क्रू को एक बहुत ही गहरी रिसर्च करनी पड़ती है। बस यहाँ पर फर्क इतना है कि यहाँ पर चीजें थोड़ी मजेदार हुई, जहाँ पर सबसे पहले पॉल W.S. एंडरसन ने सारे के सारे कास्ट और क्रू मेंबर्स को रेजिडेंट इविल गेम खेलने को कहा ताकि उन्हें इस सोर्स मटेरियल के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए। पॉल W.S. एंडरसन ने खुद 10 दिनों के अंदर अंदर इसकी पहली 2 गेम्स को खत्म कर दिया। वहीं पर कई सारे एक्टर्स ऐसे भी थे जिनके पास कंसोल भी नहीं था। मीला जोवोविच को तो ये भी नहीं मालूम था कि रेजिडेंट इविल गेम आखिर है क्या, और उन्होंने इस रोल को बस इसीलिए फाइनल किया था क्योंकि उनके भाई इस गेम के बहुत बड़े फैन थे। सारे के सारे कास्ट और क्रू मेंबर्स ने अपने अपने घर में कंसोल्स खरीदे और मूवी की शूटिंग शुरू होने से पहले सब के सब इस गेम के अंदर प्रो हो गए। आपको इस मूवी सीरीज के अंदर जितनी भी स्टंट्स को मीला जोवोविच करते हुए दिखती हैं, उनमें से ज्यादातर उन्होंने खुद ही परफॉर्म किए हैं और पहली मूवी के अंदर उन्होंने 90% स्टंट खुद ही किए थे, जिसमें बस ये वाला सीन ही एक स्टंट डबल ने किया था क्योंकि इनकी एजेंट को इस स्टंट से बहुत घबराहट हो रही थी। यही कारण है कि आपने पहली मूवीज के अंदर जितने भी माइनर कट्स और ब्रूजेस देखे हैं वो कोई मेकअप नहीं है, वो उनके असल स्टंट्स की चोट की निशानियां हैं। और अपने स्टंट्स को और भी ज्यादा बेहतरीन ढंग से करने के लिए उन्होंने इस मूवी में कमांडोज के रोल को प्ले करने वाले एक्टर्स के साथ मिलके फॉर्मर नेवी सील और मूवी के फाइट कोऑर्डिनेटर
जेम्स बटलर के साथ हफ्ते भर की ट्रेनिंग ली थी। भाई कुछ भी कहो, इस हीरोइन के आगे सारी हीरोइंस फेल हैं और मेरे मन में मीला के लिए और भी ज्यादा रिस्पेक्ट जग गई है। आप में से बहुत सारे लोग को लग सकता है कि ज़ॉम्बी का रोल प्ले करना कितना मुश्किल हो सकता है। बस सड़ी हुई मेकअप लगा के पैर घसीटते हुए थकी हुई चाल के साथ आगे बढ़ते रहना है, राइट? वेल, ये इतना भी आसान नहीं है। और एक्चुअली इन ज़ॉम्बीज के लिए प्रोफेशनल डांसर्स को हायर किया गया था, जिसमें इन डांसर्स को कई हफ्तों और महीनों तक ज़ॉम्बीज की ट्रेनिंग दी गई थी, जहां पर उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि ना तो उन्हें अपने पैर को ज्यादा घसीटना है और ना ही अपने आर्म्स को बाहर की तरफ ज्यादा फैलाना है। भाई मेरे हिसाब से तो इन ज़ॉम्बीज के लिए ग्रैंड सैल्यूट बनता है। क्या बात। रेसिडेंट इविल 1 की एंडिंग के बाद मैट की कहानी को कई अलग ढंग से लिखा गया था, जहां पर एक ड्राफ्ट के हिसाब से वो नेमेसिस में कन्वर्ट नहीं होता, बजाय इसके वो किसी और ही मॉन्स्टर में कन्वर्ट होता, जिसे पहली मूवी के क्लाइमैक्स में दिखाया जाता। वहीं पर एक प्लान के अंदर वो एलिस की भागने में मदद करता। वहीं पर दूसरी तरफ टी वायरस के फैलने के बाद व्हाइट क्वीन एआई एलिस और मैट की भागने में मदद करती और दोनों के दोनों थ्रू आउट द सीरीज एक साथ ही रहते। लेकिन मेरे हिसाब से जो हुआ अच्छा हुआ, वरना चीजें थोड़ी क्लीशे, बोरिंग और ऑब्वियस हो जाती और शायद एलिस का कैरेक्टर इतना बैडएस डेवलप नहीं हो पाता। पर फिर भी इसके ऊपर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एक्ट्रेस मीला जोवोविच का एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड मॉडलिंग करियर भी रहा है, जहां फोर्ब्स ने उन्हें 2004 में सबसे महंगी मॉडल का दर्जा दिया था, जहां पर उन्हें मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स के लिए $10.5 मिलियन तक पे किए जा रहे थे। फैशन वर्ल्ड में यही एक्सपीरियंस होने के कारण उन्होंने रेसिडेंट इविल एक्सटेंशन में अपने कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम्स खुद ही डिजाइन किए। बाद में उन्होंने इसी क्लोथिंग लाइन को अपने ब्रांड जोवोविच हॉक के अंदर लॉन्च किया, जिसे उन्होंने कार्मेन हॉक के साथ 2003 में एस्टैब्लिश किया था। इस सीरीज की चौथी मूवी यानी रेसिडेंट इविल आफ्टरलाइफ बेसिकली नॉर्मली शूट की जाने वाली थी, पर जेम्स कैमरन, जो इस सीरीज के बहुत बड़े फैन थे, उन्होंने पॉल W.S. एंडरसन को ये राय दी कि भैया इस मूवी को 3D में रिलीज करो। जेम्स कैमरन ने अपनी मूवी अवतार को 3D में ही रिलीज किया था। भाई जब इतना बड़ा डायरेक्टर कहेगा तो कोई बात मानेगा कैसे नहीं। वेल, बात मान तो ली गई, लेकिन इसी चक्कर में मूवी के बजट में $12 मिलियन एक्स्ट्रा ऐड हो गए। इसके ऊपर से इन कैमरास को इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जहां पर उनकी क्रू को 2 हफ्ते तक का वक्त लग गया इन कैमरास के इस्तेमाल को सीखने में। वहीं पर ये कैमरास इतने ज्यादा भारी थे कि ये कैमरास नॉर्मल सेटअप में फिट ही नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण मूविंग शॉट्स को सेगवे की मदद से शूट किया जाता था। रेसिडेंट इविल एपोकलिप्स में नेमेसिस का रोल काफी ज्यादा मुश्किल था और इस रोल को स्टंटमैन मैथ्यू जी टेलर ने परफॉर्म किया था, जहां पर उन्हें 45 किलो का नेमेसिस का सूट पहनना पड़ता था। इसे पहनने पर उन्हें इतनी गर्मी होती थी कि वो सिर्फ इसे 15 मिनट तक के लिए ही पहन सकते थे, जिसके कारण नेमेसिस वाले सीन्स को शूट करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था। इस सूट को बनाया था क्रॉप सर्कल इंक और PJFX स्टूडियोज ने। बाद में इस सूट को रिस्टोर किया गया और अब ये क्रॉप सर्कल इंक के ऑफिस में डिस्प्ले पर रखा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं ईस्टर एग्स के बारे में, जिसे सीधा गेम से उठाकर मूवी में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जिसमें गेम्स के कई सारे ओरिजिनल लोकेशंस, कैरेक्टर्स और क्रीचर्स भी थे। लेकिन मूवीज गेम्स की कैनन नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मूवीज और गेम्स एक ही यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है। फिर भी पहली मूवी का लेजर वाला सीन काफी पॉपुलर हुआ था, जिसके कारण इसे 2004 की गेम रेसिडेंट इविल 4 में इंक्लूड किया गया। वहीं पर 2009 की रेसिडेंट इविल 5 गेम में एक नए तरीके के ज़ॉम्बी म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर बेसिकली साउथ अफ्रीकन ज़ॉम्बीज के मुंह से टेंटिकल्स निकलते थे और इन्हें गेम के अंदर माजिनी ज़ॉम्बीज कहा गया। इसी तरह के म्यूटेशन को बाद में 2010 की रेसिडेंट इविल आफ्टरलाइफ में भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके बाद से सीरीज में भी ऐसे ही ज़ॉम्बीज दिखने लगे और गेम्स और मूवीज के बीच के इसी आदान प्रदान को फैंस ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आफ्टर लाइफ में 3D कैमरास का इस्तेमाल किया गया था, ये कैमरास बहुत ही ज्यादा महंगे थे, जिनका दाम $1 लाख यानी आज के हिसाब से 75 लाख रुपए के बराबर है। अब मैं आपको इसके दाम क्यों गिना रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मीला जोवोविच ने एक स्टंट के दौरान एक कैमरा तोड़ दिया था, जिसके कारण प्रोडक्शन को $1 लाख का और फटका लगा। अब चलिए बात करते हैं एलिस के कैरेक्टर के बारे में। अगर आपने रेसिडेंट इविल की कोई भी गेम नहीं खेली है तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि एलिस गेम में कभी भी अपीयर नहीं हुई है। वहीं पर साइड रोल में दिखने वाले क्रिस रेडफील्ड, क्लैरा रेडफील्ड, जिल वैलेंटाइन और लियोन एस कैनेडी, ये सब के सब गेम्स के अंदर मेन लीड्स में दिख चुके हैं।
वहीं पर मूवीज के अंदर इन्हें साइड कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? वेल, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पॉल W.S. एंडरसन मूवीज को गेम से ओरिजिनल रखना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने मूवीज को गेम से नॉन कैनन रखा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसके कारण उन्होंने पूरी की पूरी एक नई कैरेक्टर को ही डेवलप किया। और अगर वो पुराने कैरेक्टर्स या स्टोरीज के साथ ही काम करते तो गेमर्स को ये बात मालूम होती कि इन कैरेक्टर्स का फेट यानी इन कैरेक्टर्स के साथ स्टोरी में क्या होने वाला है, और ऑब्वियसली वो मजा खराब कर देता। इसके ऊपर से कैपकॉम कंपनी जो गेम की राइट को होल्ड करती है, वो खुद चाहते हैं कि मूवी और गेम के यूनिवर्स अलग अलग रहें। तो भैया यही रीजन है कि एलिस गेम्स के अंदर क्यों नहीं दिखती है। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सीरियस मैटर पर। हम सब जानते हैं कि जो हमारा फेवरेट सुपर हीरो या हीरो स्क्रीन पर कमाल करता है, उसके पीछे किसी और की ही मेहनत छुपी होती है, और वो इन सीन्स के लिए अपने खून पसीने के साथ साथ अपना जान भी दांव पर लगाता है। बस यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि इन्हें वो पहचान नहीं मिल पाती जो इन्हें मिलनी चाहिए। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में पहले ही बताया था कि मिला जोविच अपने ज्यादातर स्टंट्स को खुद ही करती हैं, बट फिर भी सबसे खतरनाक स्टंट्स के लिए स्टंट वुमेन का सहारा लेना ही पड़ता है। यही कारण है इस सीरीज की लास्ट मूवी द फाइनल चैप्टर के दौरान मिला जोविच की स्टंट वुमेन ओलिविया जैक्सन को ओरिजिनली एक फाइट सीक्वेंस के लिए शेड्यूल किया गया था, पर बाद में उन्हें एक कॉम्प्लेक्स मोटरसाइकिल स्टंट करने को कहा गया, जहां पर वो एक कैमरा के पास से गुजरने वाली थी और उनके आते ही कैमरा ऊपर उठने वाला था, पर ऐसा नहीं हुआ और इस चक्कर में वो कैमरे से जाकर लड़ गईं और उनका हाथ पूरी तरह से इंजर्ड हो गया। बाद में पता चला कि उनका पूरा का पूरा हाथ पैरालाइज हो चुका है, जिसे बाद में जाकर काटना पड़ा, और आज इसी के चलते उनका स्टंट वुमन वाला कैरियर खत्म हो चुका है। वेल, मेरे हिसाब से चाहे हॉलीवुड रहे या बॉलीवुड, ये बात कभी नहीं बदल सकती कि हमारे स्टार्स को स्टार बनाने में इन स्टंट स्टार्स का बहुत बड़ा एहसान है। अब चलिए बात करते हैं रेजिडेंट इविल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में। भले ही मूवीज में रेजिडेंट इविल का फाइनल चैप्टर आ गया हो, पर हम फैंस को और भी बहुत कुछ चाहिए। यही कारण है कि 2017 में ये बात अनाउंस की गई थी कि जेम्स वॉन जो कंज्यूरिंग यूनिवर्स के डायरेक्टर रह चुके हैं, वो इस सीरीज को फिर से रीडेवलप करेंगे और ग्रेग रूसो की स्क्रिप्ट पर एक नई मूवी को प्रोड्यूस करेंगे। वहीं पर जॉनथन रॉबर्ट्स राइटर और डायरेक्टर के लिए हायर किए जा चुके थे, लेकिन जेम्स वॉन मॉर्टल कॉम्बैट मूवी के रिबूट पर काम करने के लिए चले गए। 2020 में फिर से इस मूवी के बारे में चर्चा हुई, जहां पर रिपोर्ट्स आई थी कि फुल सर्कल सिनेमा इस मूवी को प्रोड्यूस करेगा, जो बिल्कुल वीडियो गेम के हिसाब से होंगे, जहां पर ब्रेंटन थवाइटिस और काया स्कॉडेलारियो रेडफील्ड सिबलिंग के रोल के लिए कास्ट किए जाएंगे। वहीं पर हैरिस डिकिंसन को लियोन के रोल के लिए कास्ट किया जाएगा, पर इसकी अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। वहीं पर दूसरी तरफ कई सोर्सेस ने ये बात कंफर्म की है कि नेटफ्लिक्स में हमें अगले साल एक रेसिडेंट इविल की सीरीज देखने को मिलेगी, जिसके सीजन 1 में 8 एपिसोड होंगे, और ये बेसिकली अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के इनर वर्किंग्स पर फोकस करेगी। सोर्सेस के हिसाब से अभी इसकी शूटिंग साउथ अफ्रीका में चल रही थी, पर फिलहाल अभी इसके प्रोडक्शन को रोका गया है। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी सीरीज के अचीवमेंट्स के बारे में। तो अगर बात करें पहले क्रिटिकली, तो इस सीरीज को क्रिटिकली बहुत ही मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं, जहां पर कई सारे लोगों को इसका प्लॉट और वायलेंस उतना कुछ खास पसंद नहीं आता। वहीं पर रेजिडेंट इविल फैंस के बीच में ये फ्रेंचाइजी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और इस सीरीज के एक्शन सीक्वेंसेस को दुनिया भर में बहुत ज्यादा सराहा जाता है। यही कारण है कि इस मूवी सीरीज में ऑन द एवरेज 48 मिलियन और टोटल $228 मिलियन के बजट होने के साथ इस पूरी की पूरी सीरीज ने $1.2 बिलियन का बिजनेस किया, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। यही कारण है कि ये मूवीज बैक टू बैक रिलीज हो पाई, और इस सीरीज की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मूवीज हैं आफ्टर लाइफ और फाइनल चैप्टर, जिन्होंने $60 और $40 मिलियन की बजट पर 300 मिलियन और $312 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए। तो गाइज, ये थे रेजिडेंट इविल सीरीज के 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस लिस्ट का कौन सा फैक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया। मुझे तो ये जानकर हैरानी हुई कि सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ हमें इस मूवी सीरीज में जो दिखते हैं वो डांसर्स हैं। अगर आपको इन फैक्ट्स के अलावा भी कोई और फैक्ट मालूम है इस सीरीज से जुड़ा हुआ, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।